ठीक है। सो देर आर टू सर्कल्स विच टच ईच अदर इंटरनली। एक का सेंटर देखो बनाकर दी हुई है फिगर, ये ए है, दूसरे का सेंटर बी है। तो B is the center of the smaller circle, but of course A is the center of the larger circle. They touch each other internally. इनकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 5 किसकी है 3 किसकी है। ठीक है ना, इतना तो हमें क्लियरिटी होती है। PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये पॉइंट सी है जहां पे टच कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट सी है। PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। Find the length of PQ. Find the length PQ. मतलब ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल को कि मेरी मर्जी है तो मैं करूंगा, अगर आपने कह दिया तो नाउ आई एम डिसोबीडियंट वन, मैं नहीं मानूंगा उस बात। सो PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। आपको AB की लेंथ पता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? मैं पॉइंट P को A से ज्वाइन कर देती हूं और B को भी ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास AP की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये प्रूव करना आपके लिए आसान है कि जो ये पॉइंट, अच्छा चलो, AP 5 है, BP कितना है? BP, AQ कितना है और BQ कितना है? तो ये मैंने चार लेंथ आपको क्यों लिखवाई है? क्योंकि APBQ क्या बन गया? क्या बन गया? रोम्बस। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90। तो PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होगा ना, है ना? तो AB, जो ये PQ तो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AB भी तो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है। देख, हाँ, BP 5 कैसे आया? बिल्कुल नहीं आया। नहीं, तो यहां तक 3 होगा ना। काइट बनता है इसमें, रुक जा। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, वेरी गुड। तो इसमें B और C और P को ज्वाइन कर दिया, वो भी कर सकते हैं नहीं। चलो, BP की लेंथ नहीं निकाल सकते, पर AP की लेंथ आपके पास है कितनी? ठीक है ना? तो क्या हो रहा है कि हमारे पास PQ जो दिया हुआ है, देखो, AP इज 5 सेंटीमीटर, AM इज 1, BM इज 1। ठीक है, PQ इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, है ना? PQ बिगर सर्कल का कॉर्ड है और यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो PM इज इक्वल टू QM। अब आपने सिर्फ उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो वो मैं रोम्बस भी इसीलिए प्रूव कर रही थी, जबकि वो गलत था, नहीं करना चाहिए था। रोम्बस भी सिर्फ इसलिए प्रूव कर रही थी कि आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सको। तो MP की लेंथ निकालने के लिए मैं 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का अंडर रूट करूंगी, जो भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसको लिख देंगे 2√6। तो हमारे पास PQ की लेंथ क्या हो जाएगी? 4√6 सेंटीमीटर। 24 2√6 ही हुआ ना, 6 4 यही हुआ ना, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर।
तो पी क्यू विल बी 4√6 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सीपी की लेंथ निकालने को कहा जाए तो आप वो भी निकाल सकते हो। ये आपके पास 1 है, बीसी आपके पास 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये ये 2√6 है, तो सीपी की लेंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? बीसी की लेंथ तो हमारे पास है ना 3, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये वाला जो हमारा है बी एम वो 1 है। तो ट्रायंगल में अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो इस काइट का तो हम वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और, वो खुद करोगे एक बार। हो गया बच्चे सबका? नेक्स्ट लिख लो। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O is the center of the circle of radius 5 centimeter. PA and BC are tangents to it. PA and BC are tangents to it at A and B respectively. If OP is 13 centimeter, ये पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ PA and BC। इस सैटरडे आपका भी टेस्ट नहीं लूंगी मैं, ठीक है? मंडे नेक्स्ट वीक में टेस्ट लूंगी, पर कल वाले जो आपके टेस्ट है ना वो मैं चेक करके आपको देने हैं मुझे। ओपी यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर वो आएगा, ये ए है और ये बी। अब ठीक है? हाँ। ओपी इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए एंड पी बी। पी एंड बी सी आराम से होने वाला क्वेश्चन है। एंड देन वी नो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस कितनी दी हुई है इसकी? 5। ओपी की लेंथ आपको दी हुई है, तो बीपी कितना हो गया? 8। यहां पर भी 90 होगा। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एसी किसको इक्वल है? बीसी के, है ना? AC is equal to BC. Tangents from external point to the circle are equal in length. हम्म AP की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब BC की लेंथ निकालो। क्या करना चाहिए इसमें हमें यूज? अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 है ना? अब बताओ क्या कर सकते हैं? अब बताओ क्या कर सकते हैं? दिया मैंने 90 एंगल दिया ना, आपने तो ये वाला एंगल 90 लिया, हम इसको देख रहे थे 90, मैंने आपको ये वाला एंगल 90 लेने को कह दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या चाहिए होता है? एंगल, जो हमारे पास नहीं है। फिर से मैं बोलूंगी, चैप्टर 1 में से कुछ यूज कर सकते हो, नंबर सिस्टम, कोई एलसीएम एचसीएफ कुछ बताएगा नहीं। पॉलिनोमियल्स कुछ बताएंगे, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे बनेगी? एपी बन सकती है कुछ इससे, लेकिन क्या ट्रायंगल्स सॉल्व कर सकते हैं? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि मुझे ये एंगल 90 दिख रही है, एंगल कॉमन दिख रहा है दोनों में। आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस। जब तुम्हें क्वेश्चन दिया था ना, फॉर अ मोमेंट मैं भी चुप कर गई थी, मैं हाँ देखो कैसे हो रहा है ना, क्योंकि मैं भी चुप कर गई थी, आई ऑल्सो जोन आउट कि कैसे होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ कि क्या बन रहा है इसमें, मुझे एन एंगल 90 दिया हुआ है तो इसको मैं ट्राइंगल के अंदर लेके जाऊंगी, बिकॉज मैं और क्या करूंगी, तो मैं भी ये रिवाइज करती हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, राइट? तो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, हम ट्रायंगल्स को ही यूज करेंगे और यहां सिमिलैरिटी होगी। तो आई विल राइट ट्रायंगल बीपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एपीओ। ठीक है ना? एंगल ए 90, एंगल बी 90, बीपी कॉमन। अब हमारे पास आ जाएगा बीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू बीसी अपॉन एओ। तो बीपी की वैल्यू है अपने पास 8, एपी की वैल्यू है अपने पास, आपने निकाली है 12, बीसी मुझे निकालनी है, एओ कितनी है? 5।
तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3 सेंटीमीटर। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 3.3 10/3 लिखना। क्योंकि ये वो नहीं हो रही ना, कोई अप्रोक्सीमेट करने के लिए नहीं कहा जाता है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब स्टार्ट करेंगे एरियाज ऑफ सर्कल। और यहाँ हाँ कुछ एक ना और चलो नेक्स्ट लिखो एरियाज ऑफ सर्कल। मैंने 120 वाला तो क्वेश्चन करवा ही दिया था ना। ये फिर करवाऊंगी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम्पलर का, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। अभी नहीं, फिर करवाऊंगी। एक्सरसाइज 9.3 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 4 अपनी नोटबुक्स में यही लिख लो हाईलाइट करके। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में आता है, उसमें ना 120 डिग्री एंगल दिया होगा। आपको एक एंगल 120 दिया होगा और आपको एक ओबी मतलब लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट को 2 टाइम्स बीसी करना होता है, 2 टाइम्स टेंजेंट प्रूव करना होता है, ठीक है। वो पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके टर्म पेपर्स में भी कहीं ना कहीं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग वाला। वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की, हमें सर्कुलर फिगर्स दी होंगी, उनके हमें एरियाज निकालने हैं, उन्हें अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो इसमें ना पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी हमारे पास एक 0.1 करके, वो उन्होंने पूरी उड़ा दी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस भी पेपर में कहीं ना कहीं आपके केस स्टडीज में आते हैं, तो पहले मैं आपको वही एक्सरसाइज करवाऊंगी, राइट। अब आते हैं एरियाज ऑफ सर्कल में। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। फिर एक होता है सरकमफ्रेंस। अब थोड़ी सी अपनी नाइन्थ को हम रिवाइज करेंगे कि जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये वैसे सेकंड आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है, पर पिछली बुक की सेकंड एक्सरसाइज थी। तो जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी ना, आपके वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के ही होंगे, ठीक है। उसमें से आपके एमसीक्यू बनकर भी आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके पुराने मतलब एरियाज ऑफ सर्कल जो कभी एट्थ में किया होगा उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, बोर्ड आप उसको हटा नहीं सकते कि क्यों दे दिया है हमें। तो सरकमफ्रेंस अगर हम बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल, ठीक है। तो जब हमने सेमी सर्कल निकाला, इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एक होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो हाफ ऑफ द ये मतलब अब मैंने क्या किया, आपके पास ये सेमी सर्कल था, मैंने इसको यहां पर कट कर दिया, है ना। इसे इस तरह से कट कर दिया, 2 टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। तो अब मुझे यहां पर ना एजिस पर इसको लेस लगानी है, इसको हमने रिबन लगाना है। तो मैं यहां से रिबन स्टार्ट करूंगी, ए से बी से, फिर मैं यहां जाऊंगी, ए तक गई, फिर मैं सर्कल में यहां रिबन लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने पाई आर लगाया और फिर क्या लगाया? डायामीटर। व्हाट इज डायामीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस? तो पाई आर प्लस 2 आर। तो ये चीज याद रखना, पेरीमीटर होता है वो अलग है, सरकमफ्रेंस अलग है। सर्कल का सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, और उसके बाद हम सेक्टर्स पे आएंगे। आपने 9th क्लास में सेक्टर्स पढ़े हुए हैं, तो हम वो भी क्वेश्चंस करेंगे। तो जब हम सेक्टर्स में आएंगे वहां पर सरकमफ्रेंस भी वही होता है कि जो हमारा सरकम आर्क, जो भी हमारा यहाँ पर आर्क बनती है, और फिर 2 टाइम्स रेडियस ऐड करना है। क्लियर हो गया? इस चीज को याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी है। पेरीमीटर, जहां पर भी सर्कल में पेरीमीटर का नाम दे दिया ना, इसका मतलब वो सेमी सर्कल दिया हुआ है या फिर एक सेक्टर कट करके दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन लिखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था पुरानी बुक्स का। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, 5 क्वेश्चन है जिनका।
एक ना व्हील ऑफ सर्कल के होते हैं, व्हील वाले क्वेश्चन, वो। हाँ हाँ, करवाया ना स्कूल में। हाँ हाँ, वो चीज जरूरी है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, कॉस्ट ऑफ fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280. The field is to be plowed at the rate of 0.50 per square meter. Find the cost of plowing the field. कर लोगे ये क्वेश्चन? तो अगर आपको फेंसिंग दी हुई है कॉस्ट, फेंसिंग कहाँ होती है? बाहर की बाउंड्री में। तो वो 24 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट दी हुई है 5280। तो ये 5280 और 24 को यूज करके हमारे पास क्या आ जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना? आपने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लगाई, यहां से फेंस लगाकर आप पूरा सर्कल में घुमाकर वापस आ रहे हो, तो इसका मतलब 2πr इंटू 24 इज इक्वल टू 5280। समझ में आ गया? तो आपके पास पाई की वैल्यू होती है 22/7। इससे हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल बड़े आराम से आ जाएगी। और उसको अगर प्लो करना है तो उसके अंदर चलना है हमने। तो हम किसकी बात कर रहे हैं प्लोइंग में? एरिया की बात कर रहे हैं। तो फिर आप इस रेडियस को यूज करोगे πr² में, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 पर स्क्वायर मीटर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन, शायद 8th में कभी किया होगा ये। करो सॉल्व से, कैलकुलेशंस करके मुझे बताओ। सरकमफ्रेंस क्या है? रार क्या है सच? 35 आ रहा है सबका। सो यहाँ से अगर मैं इस 2 को लेती हूँ तो यहाँ कट करूंगी, तो इट विल बी 2640। तो ये आ जाएगा 110। फिर यहाँ से आएगा 5, और ये 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। सो पाई विच इज 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 5/10। तो यहाँ से ये 5 गया, यहाँ से 2। 10 को ना कभी भी डिनोमिनेटर में छेड़ना नहीं जब तक आपके पास साथ में 2 ना हो। 2 का मल्टीपल ना हो, मैं नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करके सिर्फ पॉइंट लगाऊंगी। ठीक है ना? ये आप बहुत गलती करते हैं बच्चे ना, कि वो 10 से 10 को पहले 5 और 10 को कट करेंगे, फिर 2 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। काम बढ़ रहा है आपका। 55 इंटू 35, आंसर विल बी 1925। ठीक है, तो ये रुपीस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत इजी है। ये एमसीक्यू में कुछ ना कुछ आपके ना
the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Radii of two circles are 9 centimeter and 19 centimeter respectively. Find the radius of a circle whose circumference. Find radius of a circle whose circumference is equal to sum of circumferences. Sum of circumferences of the two circles. समझ में आ गया? एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन, और समटाइम्स दे गिव यू R1 R2। हाँ, एरिया का भी होता है। समझ में आ गया? तो इसमें हमें पता है कि जो ये वाला सर्कल है, जो इस वाले सर्कल की बात कर रहे हो, इसकी रेडियस को R ले लिया, तो 2 पाई R इज इक्वल टू यहां से 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9। पहले तो क्वेश्चन को समझना है, फिर हमें पता है कि ये 2 पाई थ्रू आउट कॉमन मल्टीपल है, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है। तो जो रिक्वायर्ड रेडियस है वो 19 प्लस 9 विच विल 28 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट है रेडियाई। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारी पिछली वाली एक्सरसाइज में, पुरानी वाली बुक की, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। असाइनमेंट में दिए हुए ना क्वेश्चन थे, असाइनमेंट्स में होंगे क्वेश्चन, ये करवाए थे क्लास में, एग्जाम्पल में है ना कभी तो, और ये एक्चुअल बोर्ड्स में आ जाता है। अगर मैं चेक करूंगी ना तो बोर्ड पेपर में होगा ये। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर, कुछ सोचो 3 सेट्स बनाने हैं, फिर हमें नॉर्थ जोन, साउथ जोन, दिल्ली, फिर कंपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन कोई आएगा ही ना। सो रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of the two circles. Sum of areas of the two circles. तो आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के इक्वल हो। ठीक हो गया? तो इसका एरिया कितना है? पाई 8 स्क्वायर। 6 वाले का एरिया कितना होगा? पाई 6 स्क्वायर। और जो सर्कल चाहिए हमें, उसकी रेडियस हमने आर ले ली, तो उसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो अब देखोगे पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब हम पाइथागोरस लगाकर इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे पता है कि आंसर रेडियस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में R1 R2 करके भी दिया होगा, आपके ये क्वेश्चन आपको एज 8 6 करके भी दिया होगा, एरिया का भी सर्कमफ्रेंस का। ठीक हो गया? तो अगर हमें पता हो तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अब ना क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ ओरली करवाऊंगी, इसमें 1 या 2 कैलकुलेशंस करेंगे। इसमें क्या था कि ना एक आर्चरी रिंग बनी हुई है, आर्चरी टारगेट्स होते हैं ना, तो दे हैव 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ 5 स्कोरिंग रीजन्स दिए हुए हैं। 5 सर्कल्स बनाए हुए, 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन। ठीक हो गया? बनाओ 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे। इसमें ना सिर्फ आपको जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना उसका ध्यान देना है। ऐसे हमारे 5 आर्चरी रिंग देखी हुई है ना हमने, टारगेट्स होते हैं तो उसके रीजन्स मार्क किए होते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ पर ना ये गोल्ड है, नीचे अंदर वाला ये जो स्ट्रिप है ये रेड है, और ये जो स्ट्रिप है ये ब्लू है, नेक्स्ट जो स्ट्रिप है वो ब्लैक है,
और जो नेक्स्ट स्ट्रिप है वो व्हाइट। ठीक है ना, तो ऐसे रीजन्स मार्क किए हुए हैं कलर में। तो जो कि गोल्ड वाला स्कोर है ना, उसका डायामीटर आपको दिया हुआ है। द डायामीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। सबसे अंदर वाले सर्कल का आपको डाया दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ईच ऑफ द बैंड्स, you understand bands, each of the other bands is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, अब ये चीज ना कहीं प्रोबेबिलिटी में भी आ जाती है, इसीलिए करवा रही हूं। अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है तो उसमें लिखा होता है कि व्हाट इज द चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट हिटिंग द गोल्ड एरिया। तो एरिया ऑफ गोल्ड अपॉन एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल, तो वो चीज हम करेंगे। सो ईच ऑफ द बैंड्स इज 10.5 वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग। ये क्वेश्चन पेपर में ना सिर्फ अगर आया है तो कभी ये कहीं केस स्टडी बनकर आया होगा जिसमें इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं है जो हमें करनी पड़ेंगी, अगर जो पहले करते थे। बट इसमें सिर्फ हमारी टारगेट क्या है, देखो गोल्ड का एरिया निकालना सबसे आसान है। पाए पूरा पूरा सर्कल है, पाए रेडियस क्या रखोगे, 21/2 स्क्वायर, कितना हो गया 22/7, 21/2, 21/2। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके बाद रेड वाला हमें रीजन निकालना है, तो क्या करना चाहिए, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। तो पाए उस टाइम पे रेडियस क्या होगी, ये जो ये वाला रेडियस कैसे निकालोगे, गोल्ड वाली गोल्ड वाली रेडियस कितनी थी 21/2, और जो ये रीजन था ये कितना था 10.5, तो इसमें 10.5 ऐड कर दिया, कितना बन गया 21 ही बन गया ना। 21/2 इज 10.5, 10.5, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर आ गया रेड रीजन, यही आएगा। रेड रीजन ये है, ये तो गोल्ड कलर किया हुआ है, रेड रीजन ये है, तो हमें क्या करना है माइनस पाए जो आपने ये पिछला एरिया निकाला हुआ है 21/2 का होल। समझ में आ गया, कैलकुलेशन मत करो, बस ये लिख लो सारे रीजन, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेडियस कैसे निकाल रहे हैं। आपको मैंने पूरा क्वेश्चन ना दिया, मैंने कहा कि नहीं जी ब्लैक वाला रीजन निकालो। अगर केस स्टडी कुछ ऐसे आती है ब्लैक रीजन निकालने को कह दिया तो आपको पता तो रेडियस कैसे निकाल रहे हैं हम, बस उतना सा हमें काम करना है। कैलकुलेशंस घर पे आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर तक हमारी एग्जाम बुक टेक्स्ट बुक में था, लास्ट ईयर उन्होंने एक्सरसाइज उड़ा दी बिल्कुल। पर देयर आर चांसेस, क्योंकि सैम्पल पेपर चेक करो ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि अगर हमने सर्कल्स के बारे में बात की तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बकायदा अगर सर्कल्स की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अगर अब मैं ब्लू रीजन लेना चाहूंगी, ब्लू रीजन के लिए रेडियस क्या होगी, यहां तक कितनी हो गई थी 21, उसके बाद और कितनी ऐड करनी है 10.5। समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है, तो कितना हो गया 31.5 का होल स्क्वायर माइनस पिछले वाले स्टेप का पाए 21 का स्क्वायर। अच्छा एक बार तो लगता है यहाँ पे कोई एपी या कुछ पैटर्न बनेगा, कोई पैटर्न नहीं बनता। नहीं ना, तुमने सिर्फ क्या किया, तुमने ग्रीन तुम गोल्ड को छोड़ दो। अब तुम्हें उसमें गोल्ड है या नहीं है, तुम्हें सिर्फ ब्लू निकालना है ना। तो तुमने क्या किया, ये बड़े वाला सर्कल लिया, ये जो ब्लू है ये वाला सर्कल लिया, हाँ तुमने रेड वाला 21 सिर्फ रेड वाली रेडियस वाला माइनस कर दिया ये। उसमें अब गोल्ड कलर है कि नहीं है, तुम्हारा तो ब्लू कलर पे कॉन्सेंट्रेशन है ना। ठीक है, अब हमारे पास है ब्लैक रीजन। तो कैन यू टेल मी द रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। अब तक ना समझ में आ जाता है क्या करना है, 31.5 में 10.5 ऐड करना है, विल बी 42, मल्टीपल्स ऑफ ये 7 आएंगे, 3.5 के मल्टीपल्स बनकर आएंगे, माइनस पाई 31.5 का होल स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ व्हाइट रीजन क्या है, 52.5, 10.5 कर रहे हो, कैलकुलेशंस का ध्यान रखो बच्चे, तुम्हारी ये गलती पेपर में तुम्हारे नंबर कटवा देती है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। 10.5 ऐड कर रहे हो, 52.5 माइनस पाई 42,
क्लियर हो गया? तो इसमें आप क्या करते थे, पाई को कॉमन ले लो, 52.5 को आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाकर कैलकुलेशंस को कर सकते हो। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, और ये आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर या उससे पहले सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, सीबीएसई के सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था और वो कह रहे थे कि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब ये कर लो। इसमें एक ना बहुत ही बेसिक रूल है जिसे आपने याद रखना है। मतलब अगर आप मुझे कोई भी इसमें क्वेश्चन लाकर दोगे ना, XYZ कहीं से भी, किसी भी बुक से, तो आई से कि मेरी जो वर्कशीट है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं, पर अगर आप मुझे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लाकर दोगे, मैं सिर्फ दिमाग में आपके पेपर पे सॉल्व करते हुए पहले वही एक चीज लिखूंगी। समझ में आ गई बात है? तो व्हील वाला क्वेश्चन, व्हील्स ऑफ द कार, ऑफ अ बस, ऑफ अ साइकिल, रेवोल्यूशन दी हो जब भी, या फिर क्लॉक्स होते हैं, या वो हमारे वो टीथ वाले जो हमारे वो पुलिस चलते हैं, वो अलग होता है, वो आपका 9th में पहले होता था, वो मैं करवा दूंगी आपको। वो उसमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात होती है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर है ना, इसलिए। तो जब भी व्हील्स की बात होगी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ अ कार, द व्हील्स ऑफ अ कार और ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर each, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर? अब ये कुछ समझ नहीं आएगा ये चीजें कहाँ से रिलेटेड है। सीरियसली अगर आप मुझे कहो ना कि मैम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, देर आर बच्चे होते हैं ऐसे, टीचर्स भी होते हैं, उनको रट्टा लगा होता है या कुछ भी है, या जिनका दिमाग बहुत अच्छा है, वो करेंगे ना, वो डायरेक्टली कहेंगे कि ऐसे ऐसे करना है। पर मैं सिर्फ एक चीज देखती हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, और कुछ भी आएगा, कभी कभी आपको रेवोल्यूशंस निकालने को कहा जाएगा, कभी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो कहा जाएगा, कभी उसकी स्पीड निकालने को कहा जाएगा, तो इसका सबसे एक बेसिक फंडा जो आपने याद करना है वो है डिस्टेंस। हमारे पास ये चीज आपने लिखनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, उसको हम प्रॉपर उसके हमने डायमीटर मार्क कर दिए A to B, तो ए से चलते हुए दोबारा उसे ए पे आना है ना, तो उसमें उसने अपनी खुद की लेंथ कवर की, उसने अपने खुद का सरकमफ्रेंस कवर किया है। सो देयर इज दिस वीडियो एक होती है जो मैं थोड़ा सा आपको जीआईएफ सेंड करूंगी ग्रुप में, जहां पे वो दिखाते हैं कि इफ यू, अगर आप सर्कल के को एक रॉड की तरह लेकर चलते हो, आप उसकी रॉड को उसको खोल देते हो, ठीक है, और उसको अगर हम फ्लैट बिल्कुल जैसे एक हमने वायर ली, इफ आई टेक अ कॉपर वायर, उसको सर्कल की शेप दे दी, नाउ आई कट दिस वायर, उसको बेंड करके अच्छे से उसको हैमरिंग करके मैं उसे स्ट्रेट बनाऊंगी ऐसे। ठीक है, तो जो इसका सरकमफ्रेंस है वही स्ट्रेट में आएगा। बात समझ में आ गई? आपने एक रस्सी ली, उसको एक सर्कल के राउंड आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है ना। अब मैं कहती हूँ अगर मैंने उसको सर्कल से, मैंने लेस को ले, अगर किसी भी रिबन को सर्कल के राउंड लगाना है, तो मैं ऐसे घुमाऊंगी उसको, देन आई कट इट तो स्ट्रेट में, आई मेजर द लेंथ, एंड देन आई से कि इतने इसमें ले आओ, इतने रिबन्स लेकर आए हुए, मुझे इतनी लेंथ के इतने रिबन्स चाहिए। बात समझ में आई ना? हुला हुला लूप्स होते हैं ना, उसको हमें सर्कल से उसे हमें कवर करना है रिबन से, तो आप एक को अच्छे से उसे कवर करोगे, देन यू अप्रोक्सीमेट कि उसको कितना हमारा लगा है ना। तो बेसिकली जब भी कोई सर्कल ड्रॉ किया जाता था, तो उसके डायमीटर्स को ऐसे ही अप्रोक्सीमेट करते थे हम, उसके अराउंड रस्सी को बांधकर डिस्टेंस फाइंड कर लेते थे, एंड देन वी यूज्ड टू से कि ये सरकमफ्रेंस है। क्लियर हो गया इतना? राइट, तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, आपने ये चीज बाय डिफॉल्ट अपने सामने लिख लेना है। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 2 पाई। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या रेडियस गिवन है? हाँ, मुझे रेडियस गिवन, ठीक है, 40 दिया होगा। तो मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन है, कितना है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन?
2 × π × 40। मैं पाई को अभी नहीं यूज कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं कैलकुलेशंस में नहीं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 80 बाय 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक कार है, वो किसी स्पीड पे चल रही है, कौन सी स्पीड पे? 66 किलोमीटर पर आवर। कुछ टाइम के लिए चली, कितने टाइम पर? 10 मिनट्स। अब एक कार की स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। अब वो 66 किलोमीटर पर आवर है, 10 मिनट्स की बात हुई तो मैं 10/60 कर दूंगी। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 11 किलोमीटर। ठीक है। सो टेक इट एज अ स्ट्रेच ऑफ 11 किलोमीटर्स। जो ये कंपनीज कार की माइलेज निकालते हैं, दिस टायर कैन रन फॉर दीज मेनी किलोमीटर्स, तो वो कैसे निकाला होता है उन्होंने? ठीक है, कि इसके बाद वो वियर एंड टियर उसका बढ़ जाएगा, वो सेफ नहीं रहेगा फॉर ड्राइविंग पर्पसेस फॉर द कार। तो उन्होंने ये फ्लैट रोड ले ली, इसका स्ट्रेच आपको दिया हुआ है 11 किलोमीटर्स। तो अब एक रेवोल्यूशन में, मतलब वो व्हील यहां से स्टार्ट कर रही है, पॉइंट ए से घूमकर दोबारा से आना है उसको, यहां पर आगे बढ़ना है कि पॉइंट ए फिर से यहां पर आ जाए। तो उसने कवर किया है 80 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो मुझे पता था कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस ऑफ द कार आ जाएगा। एक रेवोल्यूशन में तो कवर हुआ 80 बाय सेंटीमीटर। तो 11 किलोमीटर्स में कितने चक्कर लगेंगे व्हील के? तो क्या करना चाहिए हमें? 11 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 80 बाय सेंटीमीटर्स। ठीक है। इसके बहुत से क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए अब क्लियर हो गया मुझे, 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 80 पाई सेंटीमीटर। अब क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है या क्या इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज है हमारे लिए? हाँ, तो किलोमीटर्स को हम सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे, पहले मीटर्स और फिर सेंटीमीटर्स। नीचे 80, 22 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ से एक जीरो इसके साथ कट गया, दिस इज 11, दिस इज 2, यहाँ से आ गया मेरे पास 5। अच्छा, अगर ये 8 दिया हुआ है तो 2 2 2 5 5 5 हो जाएगा ना? 10 10 10, तो 5 5 5 कितना हो गया? 125। 4375 रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है। मैं आपको वर्कशीट तो शेयर कर ही दूंगी। इसके इनिशियल में ना सर्कल्स के, व्हील्स के क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया हुआ है सारे, तो जहां पर भी मुझे दिखा ना व्हील का क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। इतने से कर लो, उतने काफी है, पहली बात तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 7th क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ अ कार। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है ना मुझे, है ना? हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ अ कार। अब स्टार्टिंग इसमें आप ही करोगे। रोटेट, अब रोटेट कहा जाए या रिवॉल्व कहा जाए, वैसे तो रोटेशन रेवोल्यूशन, यहाँ पे इतना फर्क मत लेना, साइंस पर रखना। ठीक है। रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर्स। हाउ मेनी टाइम्स द व्हील रोटेट in a journey of 88 kilometers if it is known that diameter of the wheel is 56 सेंटीमीटर। पाई को आपने लेना है 22/7। वैसे भी जब मुझे 56 रेडियस या डायमीटर दिख जाता है तो इट्स बेटर इफ आई टेक 22/7। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स में अगर हमें डायमीटर दिखनी शुरू हो जाए ना, ये रेडियस, तो आपने 22/7 ही लेना होगा। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? रेवोल्यूशंस।
पहला इसमें मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी अपने पास बाय डिफॉल्ट? नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution इज इक्वल टू, जब एक ये चीज लिखते हो ना, मुझे तो लगता है कि यहां से मुझे पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई r। तो क्या हमारे पास रेडियस है कितनी? 26 का, 56 का हाफ 28। तो 2 into 22/7 into 28, यहां से ये 7 4 जा, सो 8 into 22, यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन में 176 सेंटीमीटर कवर हुए, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 88 किलोमीटर्स। तो उसमें कितनी बार रेवोल्यूशंस होंगी? बड़ा कौन सा? 88 किलोमीटर, ये क्या है? सेंटीमीटर। हाँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। समझ में आ गया बेटा? ये आप ना कहीं अभी माइंड मैप्स, आपने को अगर कोई बुक वगैरह ली होगी तो वहाँ माइंड मैप्स बने होते हैं, तो माइंड मैप्स में ना ये आपको फॉर्मूला दिया होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, तो मैंने उसको सेंटीमीटर्स में और सॉरी मीटर्स में और फिर सेंटीमीटर्स में चेंज किया। ये 176 आ गया, 88 टू जा यहाँ 50, सो द व्हील विल 50,000 रेवोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने, अब ये चीज यूज क्या होगी, अगर किसी टायर फैक्ट्री में जाओगे ना, तो वहां पे उन्होंने ना एक रोड टाइप सा पैच रखा होता है और वहां पे व्हील रोटेट कर होती है, तो रोटेशन से काउंट कर लेते हैं कितने के बाद उसकी वियर एंड टियर स्टार्ट होगी। तो एक रोटेशन में कितना कवर किया एक रेवोल्यूशन में, और इतनी रेवोल्यूशन हो गई तो इतना डिस्टेंस कवर कर सकते, इसलिए उन्होंने गाड़ी थोड़ी भगाई है। समझ में आ गया? अगर आपको इसी स्पेस पे चेक करना है कि एक व्हील का माइलेज क्या है ना, कि कितनी, अगर आपने मशीन पे कोई रबर लगाई है तो वो कितने पॉइंट के बाद घिसना शुरू हो जाएगी, है ना। आपको जो इलेक्ट्रिक मशीन्स आती हैं या आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं, उनमें भी तो रबर होती है ना, रबर्स आपस में वो स्क्रैच करके टूट जाते हैं, तो वो गारंटी देते हैं ना कि आफ्टर दीज मेनी इयर्स, 2 इयर्स की वारंटी। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें अगर 2 इयर्स में अगर हम, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, कि हम 2 इयर्स उन्होंने किस बेसिस पर कहा होगा, कोई 5 इयर्स देता तो किस बेसिस पे कहा होगा? ऑब्वियसली तो कंपनी, अगर उसके पास कंप्लेंट ज्यादा आएंगी तो रिपेयर ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं बेस्ड ऑन रेवोल्यूशन, कि उसको कितना घुमाने के बाद उसकी वियर एंड टियर स्टार्ट हो रही है। तो एवरेज एक हाउस होल्ड में कितना यूज होता है, ठीक है। तो अगर इतना यूज होता है तो इतने साल, एक दिन में इतना यूज हुआ, तो इतने 1 साल या 2 साल में इतना टाइम यूज होगा, तो दिस इज सेफ, एक सेफ टाइम पीरियड है, उसमें कंप्लेंट्स मिनिमम होंगी। उसके बाद की कंप्लेंट्स पे दे डोंट कवर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया ना, ये मैथ्स कहाँ यूज होगी तुम्हारी, ये व्हील्स कहाँ यूज होंगी, ठीक है ना। कोई टायर तुम्हें कहे ये 80 किलोमीटर चल जाएगा या जितना भी चलता है, 1000 के बाद आपको सर्विस करवानी होती है, होता है ना। तो वहीं से होता है ये सब चीजें, कि उसकी रेवोल्यूशन जितने के बाद अंदर के जो सिस्टम है वहां पर वेयर एंड टियर स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसको आपको प्रॉपरली ठीक करना होता है। दैट्स व्हाई यू कैन इंक्रीज द लाइफ ऑफ योर कार्स। क्लियर हो गया इतना? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। है टाइम? हाँ, एक क्वेश्चन और कर सकते। अब यहाँ पर ना अलग वे में दिया हुआ है, द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग, ये है क्वेश्चन नंबर 8। द व्हील ऑफ अ कार्ट, कल ना मैं आपको इसकी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करवा दूंगी, क्योंकि मेन ना वही आएगा। ये अगर होगा तो साइड का एक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू में। द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 revolutions per second. The wheel of a cart is making 5 revolutions per second. If diameter of the wheel is 84 centimeter, find the speed in kilometer per hour. Speed of the cart in kilometers per hour. अप्रोक्सीमेट आंसर देना है इसमें, उसने कहा है हमें। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस 2 क्वेश्चन से गलत हो गया है ना। तो सबसे पहली चीज, गुरनूर क्या लिखोगे इसमें? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution is equal to
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो 5 रेवोल्यूशंस बना रही है 1 सेकंड में। सरकमफ्रेंस कितना है? 2 पाई, रेडियस कितनी लिखोगे? 40। तो 2 × 22/7 × 42, ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर्स में। दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। अब इसको आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस होगा। कितनी रेवोल्यूशंस दी हुई है? क्या कर सकते हैं आप? 5 रेवोल्यूशंस, पर कितने टाइम में? 5 रेवोल्यूशंस कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 5 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो 22 × 12 हो गया ना? 2 6 22 × 12 हो गया ना ये। तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन से 22 × 12। अगर मुझे 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पता है तो इस 5 को मैं कहाँ यूज करूंगी? टोटल डिस्टेंस इन 5 रेवोल्यूशन। तो अगर 5 रेवोल्यूशन व्हील लगा रही है तो डिस्टेंस कितना हो गया उसका? × 5 किया तो मेरे पास आ गया 1320 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, कि 5 रेवोल्यूशंस में उसने डिस्टेंस कवर किया 1320। तो मुझे पता है 5 रेवोल्यूशंस। लेकिन इस 5 रेवोल्यूशंस के साथ क्या दिया हुआ है? 1 सेकेंड। मतलब ये 1320 का डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर्स। अब मुझे स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। और ये सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1000 × 100। ये हो गया ना। तो अब मुझे डिस्टेंस जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी डिस्टेंस को? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस डिस्टेंस क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर्स करना है, तो डिवाइड बाय 100 × 1000। और नीचे टाइम है वो क्या होगा? 1/1 सेकेंड है ना, 1/3600। सो 1320/100 × 1000। और यहाँ पे 3600, तो 1 2 ये तो पर 1 तो 132 × 36/100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसने कहा है नियरेस्ट किलोमीटर पे जाना है ना। तो आपने पॉइंट, 2 पॉइंट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे ना। तो अगर तो वो 5 से 0.5 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ टू अ हायर नंबर, कम हुआ तो राउंड ऑफ टू द लोअर नंबर। ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो। फिर कैंसिल किया, क्यों कैंसिल किया? वो पॉइंट लग जाएगा ना। 48 आ रहा है। 132 पे 36 कितना आ रहा है? 47.5। मेरी कैलकुलेशन तुम चेक कर। 48। अच्छा 48 आंसर बता रहे थे, ठीक है। तो अब उसने नियरेस्ट किलोमीटर कहा हुआ है ना, तो 48 किलोमीटर पर आवर। फिर ठीक है, अगर आपने अप्रोक्सीमेट किया था, मुझे लगा तुम 485 तो बोल रहे हो। 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्यों कैलकुलेशंस? देख तुम क्या कर रही हो, तुमने कहा उसको कितना नंबर बनाया? बाय 25। अब तो 25 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई तुझे करना ही है, फिर 25 से डिवाइड भी करना है। मतलब हम अपना जानकर, मतलब हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम अपना काम बढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब अगर मुझे अपने घर से यहाँ से स्कूल जाना है तो मैं यहाँ से स्कूल ही जाऊंगी। पहले मैं कहूंगी नहीं, मैं उधर जाकर ना, मतलब फिरोजपुर होकर फिर मैं अपने स्कूल होकर आऊँ, है ना। फिर मैं वो मतलब डी टूर लेकर जाऊंगी, मैं यहाँ से पूरा साउथ सिटी घूम कर ना, उस लंबे रास्ते से लेकर फिर मैं स्कूल पहुंचूंगी। आई विल नॉट गो दिस स्ट्रेट रोड एंड देन क्रॉस इट, वहीं से मैं नहीं जा रही। ठीक हो गया इतना? ये नहीं, ये पता आपको करवाते थे ये चीजें जब आप 7th या 8th में थे। ठीक है, पर ये
विद टाइम ना, विद टाइम आपको ही दिमाग लगाना होता है कि नहीं करना। प्लस अब 10th में जब सरफेस एरिया वॉल्यूम करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि नहीं जी, पहले सिलेंडर का एरिया निकालो, फिर उसके बाद कोन का निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। हाँ, अब कॉमन लेना जरूरी होता है। एंड आई सीन, मैं बच्चों को सिखाते थक जाऊंगी कि नहीं बच्चे, इसको अलग अलग मत कर, लंबा टाइम है। वो 8 की आदत लगी होती है कि नहीं जी, उसको अलग करना है, उसको अलग करना है, फिर ऐड करना है, क्योंकि नंबर कट जाते हैं। कॉमन लेने से आसान होता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना। इस हफ्ते मैं भी टेस्ट नहीं लूंगी, ठीक है।